नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मध्य। बुलेटिन का आगाज करेंगे। दीक्षांत समारोह कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने एम्स मेडिसिन के 434 छात्र छात्राओं को उपाधि प्रदान की है। आपको बताते चले कि 14 टॉपर छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल से नवाजा गया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित कैबिनेट मंत्री, सांसद मौजूद रहे। तो वहीं ऋषिकेश एम्स में 5वें दीक्षांत समारोह कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीप प्रज्वलन के साथ किया। वहीं मंच से बोलते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि एम्स ऋषिकेश लगातार स्वास्थ्य के क्षेत्र में निरंतर नए आयाम स्थापित कर रहा है। और हल्द्वानी से विधायक सुमित हृदयेश ने प्रदेश में बेलगाम अफसरशाही को लेकर बड़ा बयान दिया है। विधायक का कहना है कि हर छोटे बड़े कार्यों को लेकर जिस प्रकार से जनता जनार्दन की अनसुनी की जा रही है, उसको देखकर साफ पता चलता है कि प्रदेश के अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं। तो वहीं नैनीताल जिले की 5 विधानसभाओं में सत्ता पक्ष के विधायकों की आवाज भी दब गई है। जहां अधिकारी बेलगाम हो गए हैं, तो वहीं भाजपा विधायक और राजनेता इन अधिकारियों के आगे नतमस्तक हो गए हैं। उनकी विधानसभा में जिस प्रकार से अतिक्रमण के नाम पर बनी इन बस्तियों में लोगों को परेशान किया जा रहा है, जहां वे कई सालों से रह रहे हैं, वो गैर कानूनी है। वहीं सरकार पर तंज कसते हुए और प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों पर अफसरशाही के हावी रहने को स्वास्थ्य परंपरा के खिलाफ बताया है। देखिए, सीधी साफ स्पष्ट बात यह है कि कांग्रेस की अगर शासन या सरकार होती है तो अधिकारी नेताओं की सुनते हैं। यहां पे जिले में 6 में से 5 विधायक भारतीय जनता पार्टी में, यही 5 विधायक अधिकारियों से काम नहीं करवा पाते और अफसरशाही बहुत ज्यादा हावी है। और जनता, मुझे ऐसा लगता है कि अधिकारियों की गुलाम बन चुकी है और सरकार की गुलाम बन चुकी है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण अध्याय राजनीति में, इस प्रदेश की इतिहास में लिखा जाएगा। और अधिकारी इतनी मनमानी कर रहे हैं। आप छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि मलिन बस्ती श्रेणी 1, 2 और 3 जो काठगोदाम में थी, वहां पे दबाव बनाकर कि तुम अतिक्रमणकारी हो, तोड़ो। नैनीताल जिले के जिलाधिकारी वंदना सिंह के निर्देशानुसार हल्द्वानी शहर को हरियाली और सुंदरता की ओर अग्रसर करने के लिए वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत कर दी गई है। इस अभियान के तहत शहर के प्रमुख मार्गों पर कुल 1000 पेड़ लगाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नगर आयुक्त ऋचा सिंह ने बताया कि अभियान के पहले चरण में नैनीताल रोड पर 200 पेड़ लगाए जा रहे हैं और इस कार्य के लिए गड्ढे खोदने और पौधे लगाने का काम तेजी से चल रहा है। पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ शहर के सौंदर्यीकरण को ध्यान में रखते हुए विशेष प्रजातियों के वृक्ष लगाए जा रहे हैं। देखिए, जब चौड़ीकरण हुआ तो शहर से 30-40 के लगभग जो पेड़ कटे हैं, उसके बाद लोगों को ये लगा कि शायद वृक्ष यहाँ से कट गए हैं। लेकिन इसमें फिर जिलाधिकारी महोदया ने, जो प्रशासक भी थी नगर निगम में, उन्होंने इसमें हमें कुछ बजट रिलीज किया और उन्होंने ये बोला कि आप इसमें अधिक से अधिक वृक्षारोपण शहर में करें। तो इसकी शुरुआत कर दी गई है। अभी प्रथम चरण में नैनीताल रोड पे 200 पेड़ लगाए जा रहे हैं। 200 पेड़ हमारे लगभग लग चुके हैं। ऐसे ही जहां जगह जगह हम स्थान चिन्हित कर रहे हैं और उन स्थान के अकॉर्डिंग जिस हाइट के पेड़ चाहिए, जैसे जहां हाई टेंशन लाइन है वहां कम हाइट के गुलमोहर आदि, जहां बड़ी जगह है वहां छायादार वृक्ष पाकड़ जैसे, और कुछ बेला के वृक्ष लगाए गए हैं, कुछ पॉम ट्री लगाए गए हैं। तो जगह जगह हमें जैसी अवेलेबिलिटी है वैसे वृक्ष लगाए जा रहे हैं। उद्देश्य एक ही है कि पर्यावरण संतुलन को बनाया जाए। इसके अलावा जो शहर का सौंदर्य है वो भी उससे बढ़ेगा। उत्तराखंड के लालकुआं में ट्रेन से कटकर एक टस्कर हाथी की मौत हो गई, जहां तराई केंद्रीय वन प्रभाग में लालकुआं बरेली मार्ग पर यह घटना हुई है। टस्कर हाथी की उम्र 18 साल बताई जा रही है। घटना के बाद वन विभाग और रेलवे प्रशासन में हड़कंप मच गया है। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई है।
और वही जिस जगह ये घटना हुई है वो हाथी कॉरिडोर क्षेत्र है। इससे पहले भी इस क्षेत्र में ट्रेन से कटकर कई हाथियों की मौत हो चुकी है। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि हाथी उछलकर रेलवे ट्रैक के किनारे एक घर के पास जा गिरा। अब विभाग ट्रेन की स्पीड चेक कर रहा है और वही लापरवाही देखते हुए ट्रेन के लोको पायलट पर मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई कर रहा है। कल रात सूचना मिली थी वन कर्मियों को कि लालकुआ से किच्छा जो ट्रेन जाती है उसमें लालकुआ के पास एक हाथी का एक्सीडेंट हुआ है ट्रेन से। तो उसी के क्रम में वन विभाग की टीम पहुंची थी यहाँ पर और तो पाया गया कि वास्तव में मुक्तिधाम के पास लालकुआ के पास एक नर हाथी जिसकी उम्र लगभग 20 से 25 साल के आसपास है तस्कर है और उसकी ट्रेन की टक्कर से डेथ हो गई है। तो बाकी आगे की जो कार्रवाई है नियमानुसार चल रही है और जो संबंधित जो लोको पायलट है और ट्रेन के ड्राइवर उसके विरुद्ध वन अधिनियम के अंतर्गत वन विभाग मुकदमा दर्ज करने की तैयारी कर रहा है। कल रात्रि को लालकुआं और पंतनगर के मध्य रेलवे ट्रैक में एक हाथी के ट्रेन से टकराने से मृत्यु हो गई है। मौके पर वन विभाग की टीम के द्वारा उसमें जांच की जा रही है और हाथी का पोस्टमार्टम की कार्रवाई भी की जा रही है। ये जो इस ट्रैक में जो घटना हुई है तीसरी घटना, इससे पहले 2017 में एक घटना हो चुकी है, 2022 दिसंबर में भी घटना हुई थी और दिसंबर 2023 में भी एक हाथनी और एक हाथी का बच्चा घायल हुआ था। ये घटनाएं लगातार उस क्षेत्र में हो रही है। इस संबंध में जो एलिफेंट कॉरिडोर है या जहाँ पे हाथियों का आवागमन है उसको चिन्हित करते हुए जो भी इसमें रोकथाम की कार्य योजना तैयार करनी है उस समय पत्रकार भी किया जा रहा है। आगामी चारधाम यात्रा को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी सक्रिय भूमिका निभाने की घोषणा की है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ एक विशेष बैठक की है जिसमें यात्रा व्यवस्था को लेकर व्यापक चर्चा की गई। साथ ही कांग्रेस ने इस पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस प्रकार का बयान दे रहे हैं वो एक बार फिर ये साबित करता है कि कांग्रेस पार्टी सनातन विरोधी पार्टी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चारों धाम यात्रा में वहां पर लोग तीर्थ यात्रियों की चीजों को देखने जा रहे हैं, तीर्थ यात्रियों को किसी प्रकार की दिक्कत ना आ पाए। तो भारतीय जनता पार्टी की ये जो सोच है कि अपने कार्यकर्ताओं को भी तीर्थ यात्रियों की सेवा में लगाना चाहिए, क्योंकि हमारी उत्तराखंड देवभूमि अतिथि देवो भव के नाम से जानी जाती है और यहाँ पर जो तीर्थ यात्री आ रहे हैं हमारे लिए अतिथि के रूप में आ रहे हैं। सरकार जो कहती है उसका उल्टा करके, खासकर बीजेपी की सरकार। अब ये इन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ता मोर्चा संभालेंगे। मुझे लग रहा है जो लोकल के लोग छोटे छोटे खुमचे लगा के मैगी चाय इत्यादि बांटते थे, पकौड़ी बांटते थे, इनके कार्यकर्ताओं की नजर अब उन खुमचों पर और उन दुकानों पर भी आ गई है, ऐसा मुझे लगता है। और पहले माइनॉरिटी को वहां जाने से मना कर रहे हैं तो 50% से ज्यादा खच्चर और घोड़े तो माइनॉरिटी के हैं। शायद उन घोड़ों खच्चरों को चलाने का काम भी बीजेपी के कार्यकर्ता करेंगे, ऐसा लगता है। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग को लेकर स्वामी यति परमात्मानंद गिरी ने कोटद्वार की सड़कों पर प्रदर्शन किया है। आपको बताते चले कि हाथों में राष्ट्रपति शासन की मांग वाला पोस्टर पकड़कर कोटद्वार की सड़कों पर पद यात्रा कर रहे स्वामी यति परमात्मानंद गिरी ने कहा कि आज बंगाल में हिंदुओं पर खुलेआम अत्याचार हो रहा है, जिसको रोकने के लिए वहां तत्काल राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। बेटियां वहां से लापता है, लेकिन सरकारें कुछ नहीं कर रही हैं। वहां की मीडिया को बांध दिया गया है, मीडिया स्वतंत्र नहीं है, वहां की खबरें बाहर नहीं आ पा रही हैं। मेरे शिष्यों के लगातार मेरे पास फोन आ रहे हैं, वहां पर हिंदू समाप्त होने की कगार पर है। यदि इस समय वहां पर तुरंत सेना को नहीं भेजा गया तो बहुत जल्द वहां पर हिंदुओं का नामो निशान नहीं बचने वाला। इसलिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी से आज विनम्रता पूर्वक ये आग्रह करते हैं कि वहां पर तुरंत सेना को भेज करके राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। पौड़ी जनपद में फुलदेई पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। छात्र संक्रांति से लेकर बैसाखी तक मनाए जाने वाले इस पर्व को लेकर बच्चों ने खासा उत्साह रहा। तो वहीं शहर के वार्ड नंबर 11 प्रेमनगर मोहल्ले में बच्चों ने मेहनत कर सुबह लोगों की ढेरियों पर फूल डालकर लोकगीत गाते हुए
लोगों की खुशहाली की कामना की, जो कि महीने भर तक बच्चों की इस मेहनत और दुआ का असर लोगों के चेहरों पर साफ दिखाई दिया। लोगों ने भी संस्कृति संरक्षण का प्रयास कर रहे बच्चों को हर पुरस्कृत किया। बिल्कुल ये ऐतिहासिक भी है और एक साहसी कदम भी है और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर श्री किरण रिजिजू जी ये बधाई के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं कि उन्होंने एक विजन और साहस के साथ ये फैसला लिया। जो 7 साल के कार्यकाल के अंदर कांग्रेस ने जिस तरह से तुष्टीकरण किया मुसलमानों का और इन वक्फ संपत्तियों को अपने द्वारा बोर्ड गठित करके उनका दुरुपयोग किया। आज बाबा साहेब भीमराव जी की अम्बेडकर की जयंती है और आज हमारा फूलदेई का लास्ट दिन भी है। हम इस दिन सब घरों में जाकर फूल डालते हैं और अब हमें वो लोग पैसे या गुड्से नहीं देते हैं। पहले हम फूल तोड़ते थे, फिर उसके बाद सुबह हम सबके घर जाते थे। देहरादून में जाम की बढ़ती समस्या को देखते हुए एसएसपी अजय सिंह ने यातायात व्यवस्था को लेकर रसपना पुल और इसके साथ साथ आशा रोड समेत कई रूटों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने लॉन्ग वीकेंड पर पर्यटकों और आमजन की सुविधा के लिए यातायात व्यवस्था का जायजा लिया और साथ ही अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिया है। एसएसपी ने यातायात के सुचारू संचालन के लिए रूट डायवर्जन प्लान के तहत डायवर्ट किए गए। और इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि यातायात व्यवस्था का यहां पर जायजा लिया जा रहा है। ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चले, जाम की समस्या ना हो, जिस वजह से यहां पर जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार जाम की समस्या बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसको देखकर आप एसएसपी खुद देखिए सड़क पर उतरे हुए हैं और ऐसे में सभी को उचित दिशा निर्देश दे रहे हैं और इसी के साथ साथ यातायात व्यवस्था का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार जाम की जो समस्या है वो बढ़ती हुई यहाँ पर नजर आती है और ऐसे में अब एसएसपी खुद इसका संज्ञान लेने के लिए सड़क पर उतरे हैं और तमाम अधिकारियों को भी इसके लिए निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं। यातायात ट्रैफिक पुलिस को भी कई दिशा निर्देश देते हुए एसएसपी नजर आए, जहां पर ट्रैफिक से संबंधित तमाम बातों का जिक्र किया और इसी के साथ साथ जो तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं वो सुचारू रूप से चल रही हैं या नहीं, इसका भी निरीक्षण करते हुए एसएसपी नजर आए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर यातायात व्यवस्था को लेकर एसएसपी अब सजग होते हुए नजर आ रहे, जिसका जायजा लेने के लिए वो पहुंचे। उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो चुकी है, जिसके चलते देश में यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। खुद पीएम मोदी कई बार यूसीसी का जिक्र कर चुके हैं। इस बार भी उन्होंने हरियाणा में रैली के दौरान यूसीसी का जिक्र करते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार ने उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता डंकी की चोट पर लागू किया है। दरअसल बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी ने समान नागरिक संहिता का जिक्र किया। संविधान की भावना है कि सबके लिए एक जैसी नागरिक संहिता हो, जिसे मैं कहता हूं सेक्युलर सिविल कोड। लेकिन कांग्रेस ने इसे कभी लागू नहीं किया। उत्तराखंड में भाजपा सरकार आने के बाद सेक्युलर सिविल कोड, समान नागरिकता संहिता ये लागू हुई, डंकी की चोट पर लागू हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा के देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर स्वागत किया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा, सांसद अजय भट्ट,
पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी सहित अन्य महानुभावों ने भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का स्वागत किया। और देखिए, जेपी नड्डा देवभूमि पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा कई मंत्री भी देखिए उनका भी आगमन है, जहां पर सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जेपी नड्डा का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आज जेपी नड्डा पहुंचे देवभूमि और देखिए जनता को भी संबोधित किए। और इस बीच उससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद उन्हें रिसीव करने के लिए पहुंचे हुए थे, उन्हें गुलदस्ता देकर उनका स्वागत करते हुए नजर आए। उत्तराखंड सरकार आगामी कैबिनेट बैठक में मिलेट्स नीति लाने जा रही है। माना जा रहा है कि उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में मोटे अनाज की पैदावार अच्छी हो सकती है और विश्व भर में मिलेट्स की भारी मांग है। बेहतर स्वास्थ्य के लिए मिलेट्स को लाभदायक भी माना जाता है और ऐसे में सरकार भी उत्तराखंड में इस नीति को लाकर मिलेट्स को बढ़ावा देने जा रही है। देखिए, सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है किसानों के बारे में सोचने के लिए और जिस प्रकार से हर महीने किसान के खाते में निधि जाती है, किसान निधि जाती है, वो यह दर्शाती है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से किसानों के बारे में सोचती है और उस पर कार्य करती है। और जहां तक रही बात मिलेट्स योजना की, तो जब उत्तराखंड बना था तो कोदा जंगोरा खाएंगे उत्तराखंड बनाएंगे वाली नीति पे उत्तराखंड का निर्माण हुआ था। तो ये जो मोटे अनाज के रूप में यहाँ पर मिलेट्स की पैदावार होती है और इससे लोगों को स्वरोजगार में भी काफी फायदा मिलता है, जिससे लोग घर बैठे अपना घर में बैठे बैठे अपना घर का पालन कर सके। केंद्र सरकार द्वारा वक्फ संशोधन बिल को मंजूरी मिलने के बाद मुस्लिम समाज में खुशी की लहर है। मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी का कहना है कि केंद्र सरकार का ये पहल सराहनीय कदम है और उनका कहना है कि अभी तक व्यापक भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा था, जिस पर अब लगाम लग गई है। और साथ ही उन्होंने उत्तराखंड सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार बहुत ही अच्छे कार्य कर रही है। उत्तराखंड में यूसीसी कानून को भी उन्होंने समाज के हित में माना है। सरकार सबका साथ सबका विकास कर रही है, जो कि काबिले तारीफ है। ऋषिकेश फायर कर्मियों ने 14 अप्रैल 1944 को मुंबई के बंदरगाह पर हुए भीषण अग्निकांड में शहीद हुए 86 फायर कर्मियों को श्रद्धांजलि दी है, जहां पर 2 मिनट का मौन रखते हुए शहीदों को पुष्प अर्पित करते हुए उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई है। तो वहीं इसी के साथ शुरू हो रहे अग्निशमन सेवा सप्ताह का भी शुभारंभ किया गया है। इस दौरान फायर कर्मियों ने जन जागरूकता के लिए शहर में रैली निकाली। रैली का शुभारंभ प्रभारी अग्निशमन अधिकारी सुनील रावत ने हरी झंडी दिखाकर किया। रैली के दौरान अग्निशमन कर्मियों ने लोगों को आग लगने पर बचाव के बारे में जानकारी दी। उत्तराखंड में 4 धामों के साथ ही पंच केदारों में से 2 मंदिरों के कपाट भी श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। पंच केदारों में प्रतिष्ठित द्वितीय केदार मदमहेश्वर मंदिर के कपाट 21 मई को कर्क लगन में 11:30 बजे खोले जाएंगे, जबकि इससे पहले 2 मई को तृतीय केदार श्री तुंगनाथ के कपाट मिथुन लग्न में 10:15 बजे श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोलने की तिथि घोषित कर दी गई है। श्री मदमहेश्वर मंदिर के कपाट खुलने की तिथि घोषित होने के बाद मुख्य कार्याधिकारी विजय प्रसाद थापलियाल ने ऊखीमठ में यात्रा समीक्षा की और केदार सभा के साथ बैठक कर यात्रा की तैयारी के लिए जरूरी निर्देश दिए। अपना सभा मंडप में विराजमान हुई। उसके बाद
साथ पंचागणना की तिथि तय हो चुकी है। 18 मई अपना गर्भगृह से सभा मंडप में विराजमान होगा। 19 तारीख को यहाँ से प्रस्थान होगी। यहाँ से राकेश्वरी मंदिर राशि में विराजमान होगा और वहाँ से 20 तारीख को अपना गोंडार गांव में विराजमान होगा और 21 तारीख प्रातः काल वहाँ से प्रस्थान होकर शुभ मुहूर्त पर केदारनाथ धाम की कपाट द्वार खुल जाएंगे सभी श्रद्धालुओं के लिए। सभी श्रद्धालु आकर यहाँ द्वितीय केदार भगवान पद्मेश्वर जी के दर्शन करके अपना जीवन सुधार कर लीजिए, यही हम आशा करते हैं। चारधाम यात्रा 30 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के प्रवेश द्वार खुलने के साथ ही शुरू होगी। इसी के साथ साथ अब तक चारधाम यात्रा में आने के लिए 16 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है और ऐसे में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि चारधाम यात्रा में पूरे विश्व के श्रद्धालु पहुंचते हैं और श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो इसके लिए सरकार मीटिंग कर रही है। तो वही पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के साथ भी मीटिंग हुई है और शासन को कई सुझाव भी दिए गए हैं। जहां सरकारी दृष्टिकोण से समीक्षा होती है, मुख्यमंत्री लगातार सब प्रकार का उसका व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर प्रकार का विभाग को निर्देशित कर रहे हैं। लेकिन संगठन की दृष्टि से भी हम लोग आज बैठे थे, पर्यटन मंत्री के साथ हम लोग प्रमुख कार्यकर्ता हम लोग बैठे हैं और आज हमने अपने सुझाव भी सरकार को दिए हैं और यात्रा निर्विघ्न हो, व्यवस्थित हो, उसके लिए क्या क्या आवश्यक है उसकी हम लोग को चर्चा की है। मुख्य रूप से यात्रा के वैकल्पिक मार्ग सुनिश्चित कर दिए जाए, उन पर जहां जहां वैकल्पिक मार्ग बनने उसकी सूचना ठीक प्रकार से हो। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 134वीं जन्म जयंती पर अल्मोड़ा जिले के विकासखंड संत के मानीला मंडल के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर अम्बेडकर के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बताते चले कि इस मौके पर नवनिर्वाचित मंडल अध्यक्ष मानीला भगवती तिवारी ने डॉक्टर अम्बेडकर के योगदान और उनके जीवन चरित्र पर संक्षिप्त जानकारी दी। निवर्तमान बीजेपी जिला उपाध्यक्ष देवी दत्त शर्मा ने बताया कि डॉक्टर अम्बेडकर सही मायनों में भारत के शिल्पी थे। उन्होंने सर्व समाज के लिए आगे आकर कार्य किया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में श्रद्धांजलि सभा और गोष्ठी का आयोजन किया गया, जहां आपको बता दें कि इस दौरान पार्टी के अन्य नेता भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस दौरान गोष्ठी में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के योगदान और उनके द्वारा किए गए कार्यों की याद किया गया। इसके साथ ही कांग्रेसियों ने अम्बेडकर द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने का भी संकल्प लिया। वो तमाम महापुरुष अम्बेडकर हुए, गांधी जी हुए, पटेल साहब हुए, इन सबको हम सही में श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, नमन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ वोट कैसे करती है, वो वोट वो क्या करती है कि जो हिंदुस्तान भर के अंदर इतने बड़े महापुरुष हैं, इस तरह के महापुरुष हैं, वो जो फॉलोवर्स को खाली इफेक्ट करने के लिए, वो फॉलोवर्स को बताने के लिए उनको याद कर रहे हैं, वो केवल वोट के नाम पर याद करते हैं, उसके अलावा उनका कोई मकसद ही नहीं है। लेकिन भारतीय कांग्रेस पार्टी सिर्फ मेरे बता सिर्फ सच्चे मायने संविधान को मानते हैं, संविधान को चाहने पार्टी है, संविधान के तहत ही सारे काम करती है। आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है, गोष्ठी का आयोजन किया गया है, बाबा साहब के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। आपको बता दें कि कल यानी 14 अप्रैल को पूरे देश में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। इसके लिए जगह जगह संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया था। तमाम नेताओं ने, तमाम लोगों ने श्रद्धांजलि सभा का भी आयोजन रखा गया था, जहां पर तस्वीरें आपको दिखा रहे देहरादून की। यहाँ भी देखिए गोष्ठी का आयोजन किया गया, जहां बाबा साहेब की 134वीं जयंती मनाई गई धूमधाम के साथ और यहाँ तमाम लोग पहुंचे हुए थे इस श्रद्धांजलि सभा में।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।